मैं कह रहा हूं कि नेताओं का पार्टी बदलना, बीजेपी में जाना, कांग्रेस में जाना, आपको लगता है कि राजनीतिक तौर पर युवाओं के भविष्य के लिए क्या ये बेहतर है? करना मैं अपना आप को इस लायक नहीं समझती कि मैं चाहे हरीश रावत जी या हरक सिंह रावत जी पे कोई टिप्पणी कर पाऊँ। हमने तो शुरुआत की है और अभी तो हमें बहुत मेहनत करनी है और जब इस लायक हो जाऊंगी तब शायद कोई टिप्पणी ज़रूर करूंगी। हरक सिंह जी आज कांग्रेस में है और हर आदमी को टिकट मांगने का अधिकार है, वो भी टिकट मांग रहे हैं, अच्छी बात है। हरीश रावत की सीएम की कुर्सी खसक गई थी, तो ऐसे कंडीशन में दोनों के बीच एक बहुत बड़ा युद्ध है। उस युद्ध में लगता है कि टिकट की पॉसिबिलिटीज किसको हो सकती है, नहीं हो सकती। नहीं, क्यों नहीं मिलना चाहिए? लोकल में कोई कमी है क्या? लोकल को भी मिलना चाहिए मौका, जब काम करने का। कौन? नाम ही तो कोई नहीं है। मैं ही हूँ सबसे पहले तो यार, फिर ऐसी बात कर रहे हैं आप लोग। मैं बुरा हूँ क्या? 20 साल नहीं, लगातार 20 साल से हम जीत रहे हैं तो हम बुरे हैं? मेरे लिए हरीश रावत जी भी बहुत सम्मानित नेता है और इस प्रदेश के बहुत सीनियर नेता है और हरीश रावत जी ने इस प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री के रूप में, मंत्री के रूप में बहुत योगदान दिया है। चुनाव है, चुनाव जरूर लड़ा जाएगा, आप उससे निश्चिंत रहें। निगम का चुनाव भी लड़ा जाएगा। जैसे आज अगर निशंक जी जो हमारे माननीय सांसद हैं वो कहें मेरा टिकट कंफर्म है, तो वो भी इस बात को नहीं कह सकते। ये वादे बीजेपी के हो या कांग्रेस के विधायक हो या कांग्रेस के एमपी हो, वो भी वादे भूल जाते हैं। नेता अपना वादा भूल जाता है। नहीं, हमने कोई वादे नहीं भूला। अगर जो हमने वादे पिछली बार जब 2012 में हमारी सरकार थी, जो वादे किए थे वादे पूरे किए। उत्तराखंड में 5 सीटों में से कितनी सीटें आपको लगती है कि कांग्रेस पार्टी निकाल भी पाएगी, ले पाएगी? और जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, कांग्रेस 5 की 5 सीटें जीतने जा रही है। बीजेपी और कांग्रेस के दोनों जो यूथ ग्रुप है, वो दोनों मिलकर के युवाओं की लड़ाई लड़ लें। देखो, वो तो कभी संभव नहीं हो सकता क्योंकि विचारधारा की लड़ाई है। आप कब तक सरकार को नींद से जगाते रहेंगे? जनता तो जाग नहीं रही ना, जनता तो बीजेपी को वोट कर रही है। जब जनता बीजेपी को वोट कर रही है तो शासन में तो फिर बीजेपी रहेगी। कब तक सरकारों को जगाते रहेंगे? जनता को कब जगाएंगे? सवाल ये है। निश्चित रूप से 2024 में सत्ता बदलने वाली। सीटें बढ़ेंगी? सीटें नहीं बढ़ेंगी, सरकार आएगी। सीटें बढ़ेंगी, सरकार आएगी। मगर प्रीतम सिंह जी की इच्छा है क्या? अंदर की बात अगर आप बता सकें कि प्रीतम सिंह जी की इच्छा तो नहीं है कि लोकसभा का चुनाव लड़ लूँ यहाँ आकर के? न्यूज़ वाले को बहुत बधाई दे रही हूँ इसीलिए क्योंकि जिस तरीके से पूरे रुड़की के अंदर फेमस है ना, फेमस है ना, तो इसीलिए मैं बहुत शुभकामनाएं दे रही हूँ कि तुम भी एक युवा हो। तो कटाक्षी भी ऐसे होते हैं, हाँ। तो झेले भी नहीं जाते। दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। ये फिलहाल पीछे की तरफ अगर आप देखेंगे तो पीछे की तरफ एक मशाल जल रही है। ये मशाल यात्रा है और ये मशाल यात्रा कांग्रेस के युवा टीम की है। मतलब जो यूथ कांग्रेस है, यूथ कांग्रेस का एक कार्यक्रम है। लेकिन अब ये सोचने वाली बात है कि यूथ कांग्रेस ये जो कार्यक्रम कर रहा है, इस कार्यक्रम के पीछे का उद्देश्य क्या है? क्योंकि ऐसे कार्यक्रम तो कई बार होते रहते हैं। कई बार कोई यात्रा निकालता है, कोई यात्रा निकालेगा 2022 को लेकर के, मतलब जो चुनाव होते हैं। कई बार लोग परिवर्तन यात्रा निकालता है, कई बार लोग अलग अलग तरीके से यात्रा निकालते हैं। लेकिन ये जो यात्रा है, इस यात्रा के पीछे कारण क्या है? क्योंकि बड़े बड़े नेता आए हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे वो जो पॉलिटिकल लोग आए हैं उनके पीछे का और कारण क्या है। साथ में यूथ कांग्रेस के जो पदाधिकारी है वो भी बताएंगे। मतलब कार्यक्रम यूथ कांग्रेस क्यों कर रही है? कारण क्या है? कारण जो है देश में जो भाईचारा खत्म कर दिया था भाजपा ने, उसे दोबारा हम चालू करने खातर इसमें जो है सभी धर्मों के लड़के, युवा, बूढ़े, जवान सब मिलकर जो है मुकाबला करेंगे। 2024 की तैयारी अभी से है। 2024 की तैयारी है? 2024 की तैयारी है। लेकिन ये तो कंफर्म नहीं है ना कि 24 में लड़ेगा कौन? अरे लड़ा कोई क्यों नहीं फर्क पड़ता? कांग्रेस है। मैं कह रहा हूँ हमारी तरफ तो कोई लड़ो, आप तो कांग्रेस है, केवल कांग्रेस। आप तो कांग्रेस हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि भाई चुनाव में ये जो चेहरा है बड़ा मैटर करता है। केवल कांग्रेस आज है चुनाव में मैटर, जिसे पार्टी टिकट दे कोई दिक्कत नहीं। अभी ये उन्होंने बोला कि इसका ये 2024 की तैयारी है। देखिए, 2024 में चुनाव आने हैं और निसंकोच सब पार्टी अपनी तैयारी करती हैं। लेकिन आज यात्रा का उद्देश्य राजनीतिक रूप में एक विरोध करना है सरकार की रीति और नीति के खिलाफ। लेकिन ये तो पता नहीं है ना कि चुनाव लड़ने वाला कौन है। समस्या तो ये हो रही है आपकी पार्टी से। देखिए, आज तो भाजपा में भी नहीं पता है क्योंकि जब तक कोई भी कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं। हाँ, यहाँ तो समस्या ये हो रही है कि एक तरफ हरक सिंह रावत, दूसरे तरफ हरीश रावत, ये दोनों लोग चाह रहे हैं कि चुनाव लड़ें। लेकिन ये दोनों इस तरीके से हैं कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति की सत्ता गिराई हो, तो ऐसे कंडीशन में टिकट होगा किसको? देखिए, जब परिवार बड़ा होता है तो मांगने वाले बहुत होते हैं और ये निर्णय आखिरी में पार्टी हाईकमान पे चला जाता है। जैसे आज अगर निशंक जी जो हमारे माननीय सांसद हैं वो कहें मेरा टिकट कंफर्म है, तो वो भी इस बात को नहीं कह सकते। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है?
हमारे उद्देश्य है कि जो बीजेपी ने बड़े बड़े वादे किए थे कि हम महंगाई कम करेंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, आज बीजेपी सरकार फेल हो चुकी है। जो यहाँ पर डबल इंजन की सरकार थी, आज यहाँ पर विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है, महंगाई चरम सीमा पर है। युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी, आज 2 करोड़ रुपए 2 करोड़ 1 साल में नौकरी देने का वादा किया था, आज सरकार फेल हो चुकी है। इसलिए आज हम सब सड़कों पर यहाँ पर ये जुलूस निकालेंगे और बीजेपी को याद दिला रहे हैं कि जो आपने वादे किए थे वो वादे पूरे किए, वरना ये आने वाले चुनाव में आपको ये भी यहाँ की जनता उखाड़ फेंकेगी और यहाँ पर बीजेपी का सफाया कर। अच्छा ये बताइए, ऐसी जो यात्राएं होती हैं, जो यात्रा मशाल यात्रा आप निकाल रहे हैं, ऐसी यात्राएं जो होती हैं वो अधिकतर तभी होती हैं जब चुनाव नजदीक होते हैं। 2022 में जब विधानसभा का चुनाव था तो प्रीतम सिंह जी इसी गली से गुजरे थे, इसी सड़क से गुजरे थे, और अब 2024 का चुनाव नजदीक है तो आ रहे हैं। उससे पहले मानो कई बार देहरादून में भी हुआ, यहाँ पे भी हमने रहना पसंद किया। ऐसा नहीं है कि जब चुनाव नजदीक, अभी चुनाव तो काफ़ी दिन पड़े हैं, तो वो बात नहीं है, क्योंकि हम तो बीजेपी को याद काफी दिन कहा, 1 साल ही बचे हुए हैं, अब 1 साल पहले तो तैयारी होगी, या 1 साल बाद अब चुनाव बीतने के बाद थोड़ी ना कोई तैयारी करेगा। 1 साल तो बहुत होता है, ऐसी नहीं, चुनाव से पहले ही हम जो बीजेपी के वादे किए थे वो याद दिलाने के लिए हम यहाँ पर सड़कों पर उतरे हुए हैं। अच्छा, जो बीजेपी ने गलतियां की वो याद दिलाने। आज जो बीजेपी ने वादे किए थे कि हम महंगाई कम करेंगे, युवाओं को रोजगार देंगे और यहाँ पर महंगाई कम करेंगे, और बहुत से वादे किए थे, वो वादे सब फेल हो गए। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये वादे बीजेपी के हो या कांग्रेस के विधायक हो या कांग्रेस के एमपी हो, वो भी वादे भूल जाते हैं? नेता अपना वादा भूल जाता है। नहीं, हमने कोई वादा नहीं भूला। अगर जो हमने वादे पिछली बार जब 2012 में हमारी सरकार थी, जो वादे किए थे वादे पूरे किए, और अब भी हमने जो अपने चुनाव में वादे किए थे हम उसे पूरा कर रहे हैं। इतना जरूर है कि बीजेपी जो सरकार हमारे साथ भेदभाव कर रही है, उसके बावजूद भी हम अपने जनता से वादे किए थे वो हम पूरे करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। 24 का चुनाव लड़ने वाला कौन है हरिद्वार से? जो भी हाईकमान कैंडिडेट उतारेगा वही हमारे कैंडिडेट। फिर भी हरक सिंह रावत या हरीश रावत कौन? वो तो जो भी हाईकमान जिसे भी टिकट देगा हम उसकी साथ है, और अपनी विधानसभा जब से हिसाब से कौन मजबूत लगता है? हरक सिंह रावत मजबूत लगते हैं या हरीश रावत मजबूत लगते हैं? हरिद्वार की बात कर रहा हूँ मैं खासतौर पे। हमारे लिए तो सब मजबूत है, जो भी कैंडिडेट आएगा वही हमारा कैंडिडेट होगा। पार्टी का निशान, हाथ का पंजा का निशान, वही हमारा कैंडिडेट होगा। अशोक शर्मा जी हमारे साथ हैं। अब सवाल आपसे है कि मतलब आप तो सांसद की तैयारी नहीं कर रहे ना? नहीं हम आपने एक बार कहा था कि हमारा नेता प्रीतम सिंह ही है ही है वो तो हरीश रावत नहीं है। सब नेता हैं, लेकिन कोई एक प्रिय ज्यादा होता है, उसमें हमारे प्रीतम सिंह जी हैं। आपके नेता जो प्रीतम सिंह जी हैं, अब ये बताइए कि हरिद्वार के सांसद का चुनाव कौन लड़ने वाला है? अभी तो ये कोई तय नहीं है, अभी तो देखो जब पार्टी जिसे तय करेगी। अभी 2 नाम आपको बता रहा हूँ, एक हरक सिंह रावत का जिक्र हो रहा है, एक हरीश रावत का जिक्र हो रहा है। जी जी, किसका चांस ज्यादा लग रहा है आपको? अभी ये तो हाईकमान के ऊपर ही है, अभी देखते हैं किसका होता है। आपको मतलब चांस किसका ज्यादा लग रहा है? अब क्या पता कोई तीसरा ही आ जाए, कोई ऐसा थोड़ी है कि जो है 2 में से ही होगा। अभी पार्टी हाईकमान किसको देगा किसको नहीं देगा, अभी क्या है। वो तीसरे का जो इशारा कर रहे हैं बता पाएंगे आप कौन हो सकता है? नहीं, अभी कुछ नहीं बता पाऊंगा। क्लू तो दे दीजिए हमारे दर्शकों को। ये तो अभी समय के गर्भ में है, हो सकता है इस तरह की चर्चाएं चल रही है, कुछ भी हो सकता है। वो इस तरह की चर्चाएं किसके लिए चल रही है? नहीं अब इसमें नाम तय नहीं है। अभी कुछ लोगों की मांग है कि कोई लोकल भी होना चाहिए, जो है स्थानीय हरिद्वार का होना चाहिए, इस तरह की भी बात चल रही है। मतलब पहाड़ से आकर के चुनाव नहीं लड़ेंगे? लड़ना होगा तो सीधी सी बात है, लड़ना है तो स्थानीय लड़ेगा, कोई पहाड़ से आकर के कोई अलग जगह से, मतलब कोई हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र का ही होगा तो ज्यादा बेहतर है, लोकसभा क्षेत्र से बाहर का होगा तो वो बेहतर नहीं है आपके हिसाब से? नहीं, ऐसा नहीं है, यही तो है ना। इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं कि भाई जो है लोकल को भी मौका मिलना चाहिए, तो देखते हैं। अभी लोकल को ही मौका मिलना चाहिए, लोकल को भी मौका मिलना चाहिए। नहीं, क्यों नहीं मिलना चाहिए? लोकल में कोई कमी है क्या? लोकल को भी मिलना चाहिए मौका, और जब काम करने का। कौन नाम ही तो कोई नहीं है। मैं ही हूँ सबसे पहले तो यार, फिर कैसी बात कर रहे हैं आप लोग? मैं बुरा हूँ क्या? 20 साल नहीं, लगातार 20 साल से हम जीत रहे हैं तो हम बुरे हैं? पार्टी मौका देगी तो क्यों नहीं जो है, बिल्कुल लड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे जब बड़े बड़े नेता अब जो बार मंत्री रहे हैं, हरक सिंह रावत, हरीश रावत मुख्यमंत्री रहे हैं, जब वो आकर के बोल रहे हैं तो फिर कहाँ कंसिडर किया जाएगा लोकल? कब कह रहे हैं? हम तो कह रहे हैं जो पार्टी करेगी वो अच्छी बात है, पार्टी के साथ है हम। लेकिन आपकी भी इच्छा है ना कि लड़ेंगे? ये तो आप अगर जो है कहलवा रहे हो तो मैं कह रहा हूँ, मैं कहलवा रहा हूँ कि आप अगर एक कार्यकर्ता को मौका मिलेगा तो बुरा ही क्या है?
दिल की बातें जरूर सुनिए, दिल की बातें सुनेंगे तो बेहतर होगा। तो देखिए इस यात्रा में प्रीतम सिंह जी भी यहाँ इस यात्रा में शामिल हैं और इस कार्यक्रम के उद्देश्य को मैं बार बार कहता हूँ कि जब भी कोई कार्यक्रम हो तो उस कार्यक्रम के उद्देश्य को समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब तक कार्यक्रम का उद्देश्य नहीं होगा तब तक उसका कोई फायदा नहीं है। तो प्रीतम सिंह जी बताएंगे कि आखिर इस कार्यक्रम के पीछे का उद्देश्य क्या है और क्या बदलना चाहते हैं, क्या इसका कनेक्शन 2024 से है, क्या सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं, क्योंकि यात्राएं चुनाव के दौरान या चुनाव के नज़दीक जब भी यात्राएं होती है तो उसका संबंध कहीं ना कहीं चुनाव से ही होता है। रुड़की में इस यात्रा का उद्देश्य है क्या? युवक कांग्रेस के आह्वान पर रुड़की में हमारे नौजवान साथियों ने मशाल जुलूस निकाला है और इसका सीधा मतलब है कि उत्तराखंड का नौजवान साथी सत्ता में बैठे हुए लोगों से रोजगार मांगने का काम कर रहा है और सत्ता में बैठे हुए लोग नौजवान साथियों का पुलिस बल के माध्यम से दमन करने का काम कर रहे हैं। प्रदेश और देश के अंदर बढ़ती हुई महंगाई पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। गन्ना किसानों के गन्ने के मूल्य में कोई वृद्धि नहीं की गई है, उनका भुगतान नहीं हो पाया है। विकास के कार्य अवरुद्ध है, अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। सरकार सर से पांव तक भ्रष्टाचार में डूबी है। लेकिन इसके विरोध में युवजन नौजवान साथियों ने आज मशाल जुलूस निकाला है। तो ऐसे कंडीशंस में चूंकि सारी समस्याएं आप बता रहे हैं कि बीजेपी की सरकार है, इस वजह से सारी समस्याएं हैं, आपको लगता है कि उत्तराखंड में 5 सीटों में से कितनी सीटें आपको लगती है कि कांग्रेस पार्टी निकाल भी पाएगी, ले पाएगी? आपने कहा कि क्या नाम सरकार की वजह से समस्या, अरे जो सरकार में बैठे हुए लोग होते हैं उनकी वजह से ही जो है ये समस्या पैदा हुई है। और जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, कांग्रेस 5 की 5 सीटें जीतने जा रही है। 5 सीटें की संभावनाएं लग रही है? मैंने कहा ना 5 की 5 सीटें जीतने जा रही है। हरिद्वार लोकसभा से किसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा लग रही है आपके हिसाब से? अभी कोई टिकट वितरण नहीं हुआ है। राष्ट्रीय नेतृत्व जब टिकट वितरण करेगा, जिसको भी टिकट मिलेगा कांग्रेस का एक साथी उनके साथ लाभबद्ध होने का काम करेगा और कांग्रेस को जिताने। हरक सिंह रावत ने कहा कि मैं भी दावेदार हूं, मैं भी लड़ना चाह रहा हूं। मेरा सवाल यह है कि चूंकि जब हरीश रावत जी की सरकार थी तो उनकी सरकार के खिलाफ जा करके दूसरी पार्टी में गए, आपको लगता है कि वो टिकट के दावेदार, प्रबल दावेदार हो सकते हैं? हरक सिंह जी आज कांग्रेस में है और हर आदमी को टिकट मांगने का अधिकार है, वो भी टिकट मांग रहे हैं, अच्छी बात है। राष्ट्रीय नेतृत्व जिसको टिकट देगा वो कांग्रेस का। कई लोग का ये कहना है कि लोकल प्रत्याशी या लोकल कोई होगा तो ज्यादा बेहतर होगा। आपके करीबी यशपाल राणा जी हैं, कभी आपका ऐसा मन है कि यशपाल राणा जी को प्रत्याशी बनाएं और उनको सांसद के चुनाव लड़ाएं? मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ, प्रीतम सिंह को टिकट वितरण करने का कोई अधिकार नहीं है। जिसको भी जो है टिकट राष्ट्रीय नेतृत्व नहीं, जाहिर करने का अधिकार, इच्छा तो जाहिर कर हर व्यक्ति को है, हर आदमी जो है इच्छा व्यक्त कर सकता है। तो जो भी चुनाव लड़ेगा, जिसको भी टिकट मिलेगा उसको लड़ा करके जिताने का काम कांग्रेस के साथ ही करेंगे। धन्यवाद सर। तो लोकल प्रत्याशी की भी बात कहीं ना कहीं की जाती है। यशपाल राणा जी हमारे साथ हैं। देखिए, ये यूथ कांग्रेस का प्रोग्राम है और इसमें सरकार के खिलाफ हल्ला बोल, जो बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे रही है। अंकिता भंडारी के मर्डर केस में अभी तक के कुछ नहीं बोली। विधानसभा में जिस हिसाब से हमारे नेता प्रीतम सिंह जी, हर विधायक ने कांग्रेस के सवाल उठाए, वो कोई जवाब नहीं दे रही। तो ये कांग्रेस के खिलाफ एक हल्ला बोल है और लोकतंत्र को बहाल बचाने का एक प्रयास। अभी ये कहा गया कि लोकल प्रत्याशी अगर 2024 में होगा तो ज्यादा बेहतर होगा। तो ये हरिद्वार के मेयर उन्होंने कहा कि लोकल प्रत्याशी को ज्यादा बेहतर होगा, मैं भी लड़ सकता हूं। तो मैं कह रहा हूं, क्या यशपाल राणा भी कैंडिडेट हो सकते हैं क्या, अगर हरक सिंह रावत और हरीश रावत को हटाया जाएगा तो? नहीं, देखिए, जिसे कांग्रेस पार्टी, प्रीतम सिंह जी तो आपके काफी नजदीक है। नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है ना। तो मैं अभी लोकसभा की रेस में हूँ। जिसे भी कांग्रेस पार्टी टिकट देगी, सारे कांग्रेस जन उसे जिताने का काम करें। नगर निगम का चुनाव लड़ने वाले हैं, क्योंकि चुनाव के समय ऐसी यात्राएं अधिकतर मैंने देखी हैं। चुनाव है, चुनाव जरूर लड़ा जाएगा, आप उससे निश्चिंत रहें। निगम का चुनाव भी लड़ा जाएगा। कांग्रेस पार्टी अगर मुझे इस लायक समझेगी तो मैं जरूर लड़ूंगा। और कांग्रेस पार्टी इस लायक समझने वाली जो कहानी होती है, ये आप हमेशा जब भी चुनाव होता है तब भी आप कहीं ना कहीं देखते रहते हैं। और भी जो पदाधिकारी हैं उन लोगों से जरूर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, अनुकृति गोसाई जी हमारे साथ हैं। पहले तो ये बताइए कि ये जो प्रोग्राम है, चूंकि ये यूथ टीम कर रही है, इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या है?
देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल को बहुत शुभकामनाएं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मैं लगातार रूप से देखती रहती हूँ कि किस तरीके से आपका जो चैनल है वो रुड़की को लेकर, हरिद्वार को लेकर बहुत एक्टिव है। और एक मुझे हमेशा लगता है कि चाहे पत्रकारिता हो या राजनीति हो, जब भी जो युवा लोग हैं उसमें आगे आते हैं तो ज़रूर समाज में परिवर्तन आता है। इस आक्रोशित जो रैली रही, इस जुलूस को लेकर भी उद्देश्य यही है कि आज भारत के अंदर जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, चाहे वो राहुल गांधी जी की सदस्यता को लेकर हो कि जिस तरीके का षड्यंत्र किया गया और षड्यंत्र के तहत उनकी सदस्यता खत्म कर दी, चाहे वो सत्यपाल मलिक जी का जब बयान उन्होंने दिया और सच्चाई बताई कि किस तरीके से जो भारत सरकार की जो नीयत है हमारी भारतीय सेना की तरफ, और भारतीय सेना में पुलवामा अटैक को लेकर जो खुलासे उन्होंने किए और उसके बाद जो उन पर कार्रवाई की गई, वो दिखाता है कि किस तरीके से आज लोकतंत्र हमारे देश के अंदर कमज़ोर हो गया है। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि जिस तरीके से भारत जैसा देश जो पूरी दुनिया के अंदर लोकतंत्र का संदेश देता है, आज हमारे देश के अंदर सबसे जो राइट टू स्पीक, जो एक फंडामेंटल राइट है, उसको भी आज हमारे नागरिकों के पास आज बोलने का अधिकार नहीं है। और अगर बोलेंगे तो ईडी, सीबीआई जैसे जो तंत्र है उन पर इस्तेमाल किए जाते हैं। उसी के खिलाफ आज तानाशाही के खिलाफ ये रैली आज यूथ कांग्रेस की यहाँ पे थी। लेकिन जब आप भारतीय सेना की बात कर रही हैं, मैं कह रहा हूं कि अगर लोगों के बीच अगर आप जाइए, लोगों से बात कीजिए, तो अधिकतर लोगों का यह मानना है कि भारतीय जनता पार्टी सेना के साथ सशक्त तरीके से खड़ी है और लोगों का विश्वास आज भी भारतीय सेना के पर्सपेक्टिव से भारतीय जनता पार्टी पर है। देखिए, मैं क्योंकि सैन्य क्षेत्र से आती हूँ, लैंसडाउन से आती हूँ, गढ़वाल रेजिमेंटल सेंटर का केंद्र है, गढ़वाल से आती हूँ। और गढ़वाल के अंदर अगर आप अंडरस्टैंड करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो गढ़वाल के अंदर बच्चे हैं वो भारतीय सेना में जाते हैं। आज जिस तरीके की योजनाएं भारतीय जनता पार्टी लागू कर रही है, अगर मैं अग्निवीर योजना की बात करूँ, आज पूरे गढ़वाल मंडल के अंदर मात्र 500 बच्चे जो है वो सेना में भर्ती हुए हैं, जबकि गढ़वाल के अंदर 60,000 से ज़्यादा भर्तियाँ जो हमारे भारतीय सेना में होते थे, गढ़वाल के बच्चे होते थे, कुमाऊँ के बच्चे होते थे, पहाड़ के बच्चे होते थे। आज कहीं ना कहीं हमारी जो ये सरकार है इसने भारतीय सेना को कमजोर करने का काम किया। जब वो अग्निवीर कह रहे हैं और कह रहे हैं कि 18 साल 22 साल में बच्चा घर आ जाएगा, ये सवाल है उनसे कि 22 साल के बाद क्या उसको बेरोजगार मानेंगे या नहीं मानेंगे। एक पॉलिटिकल सवाल कर लेता हूं मैं आपसे। मैं कह रहा हूं कि राजनीति में अक्सर ऐसा होता है कि दूसरे को हटा करके अपनी राजनीति को आगे लाई जाती है, अपने नाम को आगे लाया जाता है। एक तरफ हरक सिंह रावत जी हैं, वो पहले चुनाव लड़ा करते थे, आप आई हैं जब से आपने चुनाव लड़ लिया लैंसडाउन से, तो ऐसा हम मान लें कि वो हट रहे हों और आप एंट्री कर रही हैं। देखिए, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। पिताजी की अपनी जगह है। जब 2022 में जरूर पिताजी ने ये कहा था कि उनको विधानसभा चुनाव उन्हें लड़ने में इच्छुक नहीं है, लेकिन लोकसभा चुनाव के लिए अगर आप देखेंगे तो बहुत सक्रिय रूप से डॉक्टर हरक सिंह रावत जी आज हरिद्वार क्षेत्र के अंदर बहुत एक्टिव हैं। और निरंतर रूप से वो प्रदेश के अंदर 30 साल का उनका राजनीतिक अनुभव रहा, उनकी राजनीतिक समझ है। और मैं सोचती हूँ उत्तराखंड को समझने का जो उनका अनुभव है वो वाकई बेमिसाल है और ऐसा बिल्कुल नहीं है। आई थिंक आज तो मैं खुद एक युवा होने के नाते युवाओं से क्योंकि मेरा लगाव है और मैं कोशिश करती हूँ जहाँ भी यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई के बच्चे जहाँ भी अपने मुद्दों को लेकर, अपनी शिकायतों को लेकर या अपने कंसर्न्स को लेकर जहाँ भी प्रदर्शन करते हैं, बॉबी पवार का किस्सा हुआ तो तब भी मैं वहाँ गई, वो कोई पॉलिटिकल किस्सा नहीं था। देखिए, मैं आज आपसे जो बात कहना चाहती हूँ, राजनीतिक रूप से ज़रूर मैं 2022 के बाद एक्टिव हुई हूँ, लेकिन उत्तराखंड की बेटी के रूप में 2013 जब मैं मिस इंडिया बनी हूँ तब से मुझे उत्तराखंड के लोगों ने बहुत प्यार दिया है और जो युवाओं का एक समर्थन मेरे साथ हमेशा रहा, इरिस्पेक्टिव कि वो किसी पॉलिटिकल कंसर्न से हो। जब बेरोजगारी पे बात होती है तो मैं अपने युवाओं के साथ खड़ी होती हूँ, जब धरनों पे बात होती जी। मैं युवाओं को लेकर के एक सवाल स्वतंत्र रूप से पूछता हूँ और मैं समझता हूँ कि इसका जवाब आप स्वतंत्र रूप से देंगी, इसमें कहीं भी संकोच नहीं करेंगी शायद। मैं कह रहा हूँ कि नेताओं का पार्टी बदलना, बीजेपी में जाना, कांग्रेस में जाना, आपको लगता है कि राजनीतिक तौर पर युवाओं के भविष्य के लिए क्या ये बेहतर है? देखिए, मैं आपसे बात कहना चाहती हूँ, राजनीति में समीकरण, राजनीतिक सिचुएशन, राजनीतिक परिस्थितियाँ कई बार ऐसी होती हैं कि उसके लिए हो सकता है आपको ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं, लेकिन मैं आज ये सही इंसान नहीं हूँ कि जो सवाल मुझसे पूछे कि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि देखिए आप भी समझ रही हैं कि मैं सवाल क्यों कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि इसका एग्जैक्ट जवाब क्या ये उचित है पार्टी पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें। आप करें राजनीतिक समीकरण की बात कर रही हैं, तो राजनीतिक समीकरण ये कहता है कि मैं जीतने वाला हूँ, तो ये पार्टी जीतने वाली तो मैं वहाँ चला जाऊँगा। तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे, क्या ये उचित है या नहीं है, बस अभी जवाब। मैं आपसे जो बात कहना चाह, मैं समझ रही हूँ आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैं अंडरस्टैंड करती हूँ, लेकिन मैं कहती हूँ, मैं ये सोच रही हूँ कि उस क्वेश्चन के लिए मैं एक वैलिड व्यक्ति नहीं हूँ कि मैं आंसर दूँ। इसलिए नहीं हूँ क्योंकि देखिए, ज़रूर हर व्यक्ति का एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो सकता है, हर व्यक्ति की अपनी सोच हो सकती है, अपनी विचारधारा हो सकती है। आपकी विचारधारा क्या है बेसिकली इस चीज को लेकर के, इस सिनेरियो को लेकर? मेरी जो विचार, मैं हरक सिंह रावत को लेकर के नहीं पूछता, उनको छोड़ दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आप स्वतंत्र रूप से बताइए, क्या ये चीज बेहतर है क्या?
देखिए, अगर आप करेंटली मुझसे पूछेंगे तो जो बेहतर है वो ये है, जो मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि मैंने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत, क्योंकि मुझे तो बहुत कम समय हुआ है राजनीति में, और हो सकता है कि ऐसी परिस्थितियां जब आगे आएंगी तो शायद मैं आंसर कर पाऊँ, क्योंकि जब तक वो परिस्थिति मैंने देखी नहीं तो उस पर टिप्पणी करना शायद सही नहीं। लेकिन करेंटली क्योंकि मैंने अपना राजनीतिक जीवन कांग्रेस के साथ शुरू किया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ शुरू किया, और मुझे बहुत खुशी है इस बात की। इसलिए है कि जब भी मैं इस बात को सोचती हूँ, मैं इससे पहले भी जब विमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए काम करती थी, एम्पावरमेंट के लिए काम करती थी, और इस देश के अंदर जब हमने किसी महिला को सबसे मजबूत रूप में देखा, सबसे पावरफुल रूप में देखा, तो इंदिरा गांधी जी के रूप में देखा। और एक ट्रेडिशन है, और मैं कहती हूँ कल्चर होता है हर एक पॉलिटिकल पार्टी का, और मुझे बहुत पसंद है वो। एंड आई थिंक उनको बहुत उनके जो व्यक्तित्व है, उनकी जो पर्सनालिटी है, मैं उसे बहुत आत्मसात करती हूँ, और मुझे बहुत खुशी है और गर्व का अनुभव है कि मैंने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत कांग्रेस के साथ की। लास्ट में एक सवाल कि 2024 का ये चुनाव है, हरिद्वार के सांसद का चुनाव, डॉक्टर हरक सिंह रावत लड़ने वाले हैं, ये श्योर है? क्योंकि एक तरफ हरीश रावत भी डिमांड कर रहे हैं और हरक सिंह रावत भी डिमांड कर रहे हैं, और हरक सिंह रावत वही हैं जिन्होंने 2017 से पहले मतलब उनकी सरकार गिरा दी थी, हरीश रावत की सीएम की कुर्सी खसक गई थी। तो ऐसे कंडीशन में दोनों के बीच एक बहुत बड़ा युद्ध है। उस युद्ध में लगता है कि टिकट की पॉसिबिलिटीज किसको हो सकती है, नहीं हो सकती? देखो, अगर आप मुझसे पूछोगे कांग्रेस की एक जिम्मेदार कार्यकर्ता होने के नाते, मेरे लिए हरीश रावत जी भी बहुत सम्मानित नेता है और इस प्रदेश के बहुत सीनियर नेता है, और हरीश रावत जी ने इस प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री के रूप में, मंत्री के रूप में बहुत योगदान दिया है। जब मैं डॉक्टर हरक सिंह रावत जी की बात कर रही हूँ तो उन्होंने भी इस प्रदेश में कैबिनेट मंत्री के रूप में 30 सालों में अनेकों विभागों के माध्यम से इस प्रदेश में बहुत योगदान दिया है, और दोनों ही जो लीडर्स हैं वो कांग्रेस के मजबूत लीडर हैं। अगर आप मुझसे, देखो दो चीज़, अगर आप मुझसे कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में पूछोगे तो मैं कहूँगी कि ये निर्णय जो है वो आला कमान का होना चाहिए। जो भी जिताओ कैंडिडेट हो, जो उनको लगता हो कि जो जीतने की क्षमता है, पारिवारिक पर्सपेक्टिव से भी बता सकते हैं। लेट मी फिनिश, मैं कह रही हूँ, अगर आप मुझसे कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में पूछोगे तो मैं कहूँगी कि जिसको भी, जो भी हमारी कांग्रेस की सीट को निकाल सकता है उसे मिलना चाहिए, चाहे वो पिताजी हो या हरीश रावत जी हो, दोनों ही बहुत अच्छे नेता हैं। लेकिन अगर आप मुझसे पिताजी के लिए वैसे पूछोगे और फैमिली एज अ मतलब पिताजी के रूप में पूछोगे तो डेफिनेटली मैं सही व्यक्ति नहीं हूँ इस आंसर को देने। तो ऐसा हो सकता है कि आप जो है उनकी कैंपेनिंग करने का काम जो है करेंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा भी हो सकता है कि अगर कभी मामला ऐसा हो जाए कि भाई इनको नहीं देना, इनको भी नहीं देना, तो ये हो जाए कि चलो बहू को दे देते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बिल्कुल ऐसी, ये बिल्कुल खराब और गलत क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है। मैं कांग्रेस की कैंपेनिंग करने का काम करूंगी, जहां भी मुझे कांग्रेस भेजेगी, जहां भी मुझे प्रदेश के नेतृत्व का जहां भी आदेश होगा, केंद्र नेतृत्व का जहां आदेश होगा, जहां मुझे जाने के लिए कहा जाएगा, कांग्रेस का प्रचार करने का काम जरूर करूंगी। टिकट किसी को भी मिले, लेकिन हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और बहुत छोटे से कार्यकर्ता हैं, और मैं तो व्यक्तिगत रूप से खुद को बहुत छोटा मानती हूँ, क्योंकि मैंने तो अभी शुरुआत की है। हमसे तो मतलब जिस तरीके से, जैसे आप मुझसे कह रहे हैं, हरीश रावत जी और हरक सिंह रावत जी दोनों ही बहुत कद्दावर नेता है और प्रदेश को लेकर उन्होंने बहुत योगदान दिया है, और मुझे लगता है कि शायद मेरा टिप्पणी करना, मैं अपने आप को इस लायक नहीं समझती कि मैं चाहे हरीश रावत जी, हरक सिंह रावत जी पे कोई टिप्पणी कर पाऊँ। हमने तो शुरुआत की है और अभी तो हमें बहुत मेहनत करनी है, और जब इस लायक हो जाऊंगी तब शायद कोई टिप्पणी जरूर करूंगी। आहिस्ता आहिस्ता मैं समझता हूँ कि अनुभव हर कोई लेता रहता है, और अनुभव के बाद चीज़ें बहुत सारी बढ़ती रहती है। उस पर्सपेक्टिव में भी सवाल आपसे पूछा जाएगा, और मैं समझता हूँ जनता भी कहीं ना कहीं आपसे सवाल पूछेगी। बिल्कुल, लेकिन मैं इस बात को आपके चैनल के माध्यम से ज़रूर कहना चाहती हूँ कि जिसको भी, देखिए आज आवश्यकता है सच्चाई के साथ खड़े होने की, और देश के अंदर जो स्थिति है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसके साथ उसको सही करने के लिए, क्योंकि जब तक डेमोक्रेसी के अंदर अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ों को नहीं फॉलो करते और अगर डेमोक्रेसी नहीं मेंटेन रहेगी तो भारत जैसे लोकतंत्र के लिए ये एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और आज युवाओं को भी जागृत होने की आवश्यकता है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर निकलकर सच्चाई को और तथ्यों को पढ़ने की आवश्यकता है। सच्चाई और तथ्य को लेकर के एक्चुअली ये फिर बिल्कुल फिलोसफिकल चीज़ें हो जाती हैं, तो इसको लेकर के मैं चर्चा नहीं करूँगा, बहुत बड़ी चर्चा हो जाएगी। मुझे लगता है कि सच क्या है, तो सच के बहुत सारे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। इसीलिए न्यूज़ वाले को बहुत बधाई दे रही हूँ, इसीलिए क्योंकि जिस तरीके से पूरे रुड़की के अंदर फेमस है ना, फेमस है ना, तो इसीलिए मैं बहुत शुभकामनाएं दे रही हूँ कि तुम भी एक युवा हो। तो कटाक्षी भी ऐसे होते हैं, हाँ, तो झेले भी नहीं जाते। मैं कह रही हूँ जब युवा चाहे राजनीति में आए या पत्रकारिता में आए, तो देखिए ज़रूर सामाजिक रूप से बदलाव होते हैं, और हमें बहुत उम्मीद है कि एक अच्छी पत्रकारिता के साथ आप इस समाज के अंदर, रुड़की क्षेत्र के अंदर, हरिद्वार जिले के अंदर पॉजिटिव बदलाव लाओगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सचिन जी क्या कहेंगे? मैं सीधा पूछता हूँ, ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहले तो धन्यवाद भाई जी आपका, और सबसे पहले धन्यवाद इस सम्मानित युवा साथियों का कि जो इतनी भारी संख्या में हमारे बीच में आए, और एक बड़े ही शॉर्ट नोटिस पर जिस तरीके से हजारों कार्यकर्ता आज रुड़की में मशाल जुलूस को लेकर चले, तो कहीं ना कहीं जनता के अंदर
ये जनता के अंदर कहीं ना कहीं एक सरकार के खिलाफ नेगेटिव छवि है। और उसी मुद्दे को लेकर जिस तरीके से सरकार के कब्र में ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम इस मशाल जुलूस के माध्यम से युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता करेंगे। और मैं अपनी बड़ी बहन सम्मानित अनुकृति गुसाई जी का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जो हमें समय समय पर मार्गदर्शन करते रहते हैं। और कल मेरी इनसे बात हुई और इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से जिस तरीके से अपनी यहाँ पर बात भी रखी और एक बड़े ही शॉर्ट नोटिस पर हमारे बीच में आए। तो कहीं ना कहीं इतने बड़े नेता के होने के बावजूद भी इतने बड़े छोटे से नोटिस पर आने के लिए भी इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और समय समय पर जब भी हमें ज़रूरत युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को होगी तो हम अपनी बड़ी बहन जी से भी इच्छा करते हैं कि वो समय समय पर हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहें। बीजेपी में भी युवा टीम है, कांग्रेस में भी युवा टीम है, क्यों ना ऐसा करें कि बीजेपी और कांग्रेस के दोनों जो यूथ ग्रुप है वो दोनों मिल करके युवाओं की लड़ाई लड़ लें? देखो वो तो कभी संभव नहीं हो सकता क्योंकि विचारधारा की लड़ाई है। लड़ाई तो युवाओं की होनी चाहिए, युवाओं के हितों की होनी चाहिए, रोजगार के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। लड़ाई रोजगार की भी है, लड़ाई सम्मान की भी है, लड़ाई आपकी विचारधारा की भी है। हमारी विचारधारा भाजपा की विचारधारा से मेल नहीं खाती। हमारा मूल मंत्र है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, ठीक है। और इसी के माध्यम से हम सभी अपने जितने भी हैं साथी हैं, आपको देखा होगा कि युवा मोर्चा के कहीं कोई भी पदाधिकारी होगा इतनी भारी संख्या में आपने इस रोड की सैर में कभी नहीं देखा होगा। मेरे बड़े भाई आपसे निवेदन है कि यह बात आपको बतानी पड़ेगी, क्या युवा मोर्चा के कभी इतनी संख्या में इतने कभी कार्यकर्ता आपको सड़कों पर नजर आए या नहीं आए? रैलियां मैं देखता रहता हूं, रैलियां बहुत सारी मैंने कवर की हैं, सारी रैलियां लगभग मैं कवर करता हूं। अंत में एक सवाल आपसे पूछ करके मैं इस डिस्कशन को एंड कर रहा हूं। मैं सिर्फ ये सवाल कर रहा हूं कि तो कई बार जुटाई जाती है, ये भीड़ वोट में कन्वर्जन होना बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि ऐसे केसेस राहुल गांधी ने भी बहुत बार बोला है कि भीड़ तो आ रही थी पर वोट नहीं मिला। देखिए, मैं कई बार इस चीज़ को ऐसे सोचती हूँ कि आप अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कैंपेनिंग स्टाइल देखेंगे ना, 2022 के चुनाव को जब मैं देखती हूँ तो 2022 का चुनाव जिस भी कैंडिडेट ने भारतीय जनता पार्टी से लड़ा, उस कैंडिडेट ने अगर आप देखोगे, क्योंकि प्रदेश का चुनाव था, राज्य के मुद्दों पे, जिस तरीके से आप युवाओं के मुद्दे कह रहे थे, राज्य का चुनाव था, राज्य के मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए था। लेकिन शायद आप भी अग्री करोगे कि कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं था और कोई भी ऐसा लड़ने वाला कैंडिडेट नहीं था जिसने अपने नाम पर वोट मांगा हो, जिसने कहा हो कि 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, 5 साल हमारे मुख्यमंत्री रहे और हमने ये वो पानी उपलब्धि है। आज भी नहीं कह सकते। मैं आज भी आपसे कहना चाहती हूँ, देखिए हर बार एक ही चीज़ को, और ध्रुवीकरण जो मैं महसूस करती हूँ, हो सकता है मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन हो, लेकिन जो ध्रुवीकरण है वो बहुत ज़बरदस्त है। और देखिए, मैं इस बात में कोई डिनाइंग नहीं है इस फैक्ट को कि आज देश के अंदर जो मीडिया भी है, जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेस हैं, शायद आप भी इस बात को अग्री करेंगे, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ, जब भी विपक्ष में लोग होते थे तो मीडिया उनका सहारा होता था। आज जो विपक्ष है वो अनाथ है। आज जब डिबेट्स पे आप बैठोगे तो सवाल आपसे ऐसे होते हैं कि ऐसा लगता है कि मानो आप गुनहगार हो। ये भी तो हो सकता है कि विपक्ष बहुत अच्छी तरीके से अपनी बातों को पुटअप नहीं कर पा रहा हो सकता है। मैं क्योंकि जब ये कही जा रही थी कि 2022 में कांग्रेस सरकार आएगी, लेकिन वो सरकार आई नहीं। और ये सब छोड़िए, सीटों की इतनी कमी होना, आपको नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी की समस्या है, कांग्रेस पार्टी में समस्या है? देखिए, मैं इस बात से कोई डिनाई नहीं कर रही हूँ कि ऐसा नहीं कह रही कि हम में कोई कमियां नहीं है या पार्टी में कमियां नहीं है, सब जगह होती हैं। मैं जो आपका सवाल का जो मैं जवाब देना चाह रही हूँ कि आपको लग रहा है कि भीड़ क्यों नहीं कन्वर्ट होती है, मेरा सवाल वो है, वोट इसलिए नहीं होती क्योंकि मैं आपसे कह रही हूँ तो ध्रुवीकरण। दूसरी चीज़, जो मीडिया का जो रुख है, देखिए मीडिया हमेशा, जिस तरीके से हम मीडिया को चौथा स्तंभ कहते हैं डेमोक्रेसी का, और मीडिया हमेशा विपक्ष के साथ खड़ी होती थी। अगर आपने पूर्व में भी देखा हो तो एक ट्रेंड है कि विपक्ष कभी अनाथ नहीं होता। आज जो है विपक्ष अनाथ है। तो उस सिचुएशन को मैं सोचती हूँ, अच्छा देखिए, आप टेलीविजन खोलिएगा आपको मन की बात, नहीं सॉरी, टेलीविजन खोलेगा तो आपको मन की बात, रेडियो खोलेगा तो मन की बात। तो उस तरीके का जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर जब हम डेवलप करें, बीजेपी की कैंपेनिंग ज़्यादा बेटर है कांग्रेस से? नहीं, कैंपेनिंग नहीं कहूँगी मैं, ये कहूँगी बीजेपी के पास बिजनेसमैन को जो वो डेवलप करें, चाहे अडानी ग्रुप हो, अंबानी ग्रुप हो, जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर आप समझ रहे होंगे। आज आप मुझे बताइए, सारे मीडिया हाउसेस किसके पास हैं? ऑल मीडिया हाउसेस हैज़ बीन परचेज। तो वो एक इन्फ्लुएंस है जो मैं एज अ युवा, आप भी इस बात को समझते होंगे कि ठीक है, एक हद तक ज़रूर सरकारें इन्फ्लुएंस करती हैं, लेकिन बहुत अधिक इन्फ्लुएंस होना कहीं ना कहीं भारत जैसे लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुकृति जी। जैसा कि आप लोगों को हमने बताया, आपने देखा कि मशाल यात्रा निकली युवाओं की, कांग्रेस यूथ ग्रुप की। अब सवाल ये है कि इस कार्यक्रम में विधायक वीरेंद्र जाती जी मौजूद हैं। अब आपसे ये जानना चाहता हूँ मैं कि ये जो कार्यक्रम हो रहे हैं, ये अक्सर तभी होते हैं, बाकी लोगों से ऑब्जेक्टिव मैंने पूछ लिए हैं कि सरकार के खिलाफ है, सब कुछ है, मगर ये सारे जो कार्यक्रम होते हैं, ये कार्यक्रम चुनाव से ठीक कुछ समय पहले क्यों होते हैं? अखिलेश जी, अगर आप फ्लैशबैक में जाओगे तो हमारे जो कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम हैं वो लगातार होते रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भाई चुनाव आया है या चुनाव नज़दीक है तभी कार्यक्रम हो रहे हैं।
पिछली बार जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, शायद आपके चैनल ने भी कवर किया था, तब भी कार्यक्रम ही था। उसके बाद भी टाइम पर कार्यक्रम होते रहते हैं। और जब चुनाव नज़दीक आता है, यह भी सत्य है कि चुनावी गतिविधियां बढ़ती हैं और अपनी सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियां करती हैं। तो थोड़ा सा जो प्रोग्राम्स में तेज़ी के लिए आप कह रहे हैं, यह भी सत्यता है कि पर हम लोग जो हैं, आज जो हमारा मशाल जुलूस था, वो आम जन की समस्याओं को लेकर के था, देश की परिस्थितियों को लेकर के था, बेरोजगारी को लेकर के था, बढ़ती महंगाई को लेकर के था, जितने भी आम जन मुद्दे हैं उनको लेकर के था। इस यात्रा को लेकर के मैं एक सवाल कर लेता हूँ, जो यूथ कांग्रेस है, इसके पहले कब यात्रा किया था यूथ कांग्रेस ने? यूथ कांग्रेस ने कुछ दिन पहले ही, जब हमारे नवनियुक्त जिलाध्यक्ष सचिन जी थे, तब उन्होंने कार्यक्रम किया था और लगातार यूथ कांग्रेस के भी कार्यक्रम होते रहते हैं। आपको लगता है कि ये जो यात्राएं होंगी या जो कैंपेनिंग करने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी, इसमें 2024 में कोई बदलाव होने वाला है? सरकार बदलने वाली है, नहीं बदलने वाली है, या सीटें कुछ घटने बढ़ने वाली हैं? क्या लगता है आपको? देखिए, यूथ कांग्रेस का और कांग्रेस का, सब जितने भी हमारे विंग्स हैं, सबका काम है आम जन की समस्याओं को मुख्य पटल पर रखना, सरकार को नींद से जगाना, ताकि सरकार नींद से जागे, मुद्दों पर ध्यान दे। आप कब तक सरकार को नींद से जगाते रहेंगे? जनता तो जाग नहीं रही ना, जनता तो बीजेपी को वोट कर रही है। जब जनता बीजेपी को वोट कर रही है तो शासन में तो फिर बीजेपी रहेगी। कब तक सरकारों को जगाते रहेंगे? जनता को कब जगाएंगे? सवाल ये है। देखिए, हम लोग विपक्ष में हैं और जो विपक्ष की भूमिका है, हम लोग जन मुद्दे उठाते रहेंगे और एक ना एक दिन बेरोजगारी से त्रस्त होकर के और बढ़ती महंगाई से त्रस्त हो। तो वेट एंड वॉच वाली कंडीशन होगी कि एक दिन ऐसा आएगा और एक दिन ऐसा होगा। मैं कह रहा हूँ कि आप कब जगाएंगे? कांग्रेस पार्टी के लोग कब जगाएंगे? बढ़ती महंगाई से, बेरोजगारी से और देखिए, सत्यपाल मलिक जी ने खुलासा किया है कि पुलवामा अटैक सरकार की नाकामियों की वजह से हुआ और उस पुलवामा अटैक के सहारे, मैं कह रहा हूँ सहारे, और ये जो सरकार है, निकम्मी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इन्होंने हमारे सैनिकों को शहीद करवा दिया। कह रहा हूँ इस स्टेटमेंट से इस बात पे मैं चर्चा नहीं करूंगा कि जब वो राज्यपाल थे तो तब उन्होंने क्यों नहीं किया। इस बात पे मैं चर्चा नहीं करूंगा, डिस्कस नहीं करता मैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आपको लगता है कि ये सब स्टेटमेंट के बावजूद भी सरकार बदलने वाली है, सत्ता बदलने वाली है? निश्चित रूप से आमजन महंगाई से, बढ़ती बेरोजगारी से, तमाम मुद्दों से परेशान है। लेकिन श्योर नहीं है आपकी सत्ता बदलने वाली। अब मैं, देखिए, जो भविष्य में होने वाला है, मैं कॉन्फिडेंस के कहता हूँ, कॉन्फिडेंस से आपको आत्मविश्वास के साथ कह रहा हूँ कि निश्चित रूप से 2024 में सत्ता बदलने वाली। सीटें बढ़ेंगी? सीटें नहीं बढ़ेंगी, सरकार आएगी। सीटें बढ़ेंगी, सरकार आएगी। सरकार आएगी। और उत्तराखंड के पर्सपेक्टिव में बात करें हरिद्वार की, तो हरिद्वार से सांसद का चुनाव कौन लड़ने वाला है? हरिद्वार से सांसद का चुनाव जो भी हाईकमान इसमें निर्णय लेगा, जो भी हाईकमान इसमें निर्णय लेगा, जो भी कैंडिडेट यहाँ पर रहेगा, हम सब लोग कांग्रेस पार्टी के साथ हैं और कांग्रेस का काम करेंगे। अच्छा, मतलब आप प्रीतम सिंह जी के करीबी आप भी माने जाते हैं। मगर प्रीतम सिंह जी की इच्छा है कि अंदर की बात अगर आप बता सकें कि प्रीतम सिंह जी की इच्छा तो नहीं है कि लोकसभा का चुनाव लड़ लूँ यहाँ आकर के? मेरे ख्याल से आपने अभी हमारे माननीय नेता प्रीतम सिंह जी से भी सवाल किए होंगे, तो उन्होंने आपको जाहिर सी बात है चीज़ें बताई भी होंगी। पर मैं कह रहा हूँ, जो भी पार्टी हाईकमान तय करेगा कि हमारे यहाँ जनपद हरिद्वार में कौन कैंडिडेट होगा। जो साथी होते हैं, जो करीबी होते हैं, उनको पता होता है कि हाँ इनकी इच्छा है। मैं कह रहा हूँ, ऐसा आपको लगता है, ऐसी सुगबुगाहट है कि हाँ लड़ने वाले हैं, ऐसी इच्छाएं हैं? मैं कह रहा हूँ, अभी तक 2 लोग का नाम अभी सामने आ रहा है, हरक सिंह रावत, हरीश रावत, 2 लोग का नाम आ रहा है। मैं कह रहा हूँ तीसरा नाम भी आ जाएगा, लोगों को और उत्सुकता हो जाएगी कि हाँ ये भी लड़ने वाले हैं, तो अच्छी बात है। मैं इस बात का पता चलते ही आपको बताऊँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के हम चर्चा जरूर करेंगे और देखना ये होगा कि क्या वास्तव में 2024 में जो चुनाव जो होने वाले हैं उसमें टिकट कांग्रेस पार्टी किसको देती है तो कितने बदलाव होते हैं। क्या जनता के मुद्दों को टच करके, क्या जनता के पास कांग्रेस पार्टी के जितने पदाधिकारी वो जा पा रहे हैं, जा करके क्या उसको सच में जगा पा रहे हैं, ये एक अपने आप में बड़ा प्रश्न है। मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या मतलब, जैसे आप, हालांकि मेरी आदत है कि जब पुरानी कहानी से ही मैं नई कहानी बनाता हूँ। पुरानी कहानी ये थी कि कांग्रेस छोड़ रहे थे आप, फिर आपने ज्वाइन कर लिया, अब बैलेंस हो गया, सब ठीक हो गया? हाँ, देखिए, ऐसा है, आदमी अपने घर में रूठता है और अपने घर वाले ही उसे मना लेते हैं, तो इसलिए मैं रूठा, घर वालों ने ही मुझे मना लिया, तो इसलिए मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ।
मतलब ये सोशल मीडिया पे कुछ लोगों ने ये भी लिखा था कि इतना फास्ट ट्रैक कोर्ट में तो कोई और काम भी नहीं होता जितना देर में आप रूठे और मान भी गए। देखिए ऐसा है, आदमी अपने अपने परिवार में रूठता है। मेरा कहना यही है कि अपने परिवार में रूठता है और परिवार के लोगों के कहने से मान जाता है। अगली बार आप कब रूठेंगे? कभी नहीं। नहीं, मैं इसलिए सवाल कर रहा हूँ क्योंकि एक और फिर से काम होने वाला है, फिर से चुनाव आने वाले हैं, चुनाव में टिकट इधर से उधर होने वाला है, इधर से उधर मतलब किसी न किसी को मिलने वाला है। तो हो सकता है कि फिर से आपके ग्रुप को ना मिले, आपके पसंदीदा नेता को ना मिले, तो फिर से आप रूठ सकते हैं। देखिए ऐसा है, मैं कभी कांग्रेस पार्टी से कभी रूठा ही नहीं। पार्टी से नहीं बोल रहा हूँ मैं। आप देखें, मैं अपनी बात रखता हूँ, मेरे अंदर आदत है, मैं अपनी बात रखता हूँ और कहना मेरा यह है कि मैं अच्छी तरह से अपनी बात समझाता हूँ। मेरी बात अक्सर मेरे थोड़ी गहरी कड़ में बोल देता हूँ, लेकिन मैं अपनी बात रखता हूँ। किसी को अच्छा लगता है अच्छा लगे, बुरा लगता है बुरा लगे। मैं पार्टी से कुछ मांग तो रहा नहीं, एक कार्यकर्ता हूँ, तो एक कार्यकर्ता का हक है अपनी बात कहने का। मैं अपनी बात इसलिए रखता हूँ। अब आप अपनी बात रख दीजिए। एक सवाल कर ही लेता हूँ मैं आपसे। ये 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है, हरिद्वार का सांसद का चुनाव लड़ेगा कौन हरिद्वार से? देखिए ऐसा है, ये पार्टी का निर्णय है। आप अपनी व्यक्तिगत राय दे दीजिए। मैं दो लोग का नाम ले रहा हूँ जो दो लोग अभी बहुत घूम रहे हैं। वो एक हरीश रावत जी, दूसरे हरक सिंह रावत जी, और तीसरे अभी प्रीतम सिंह जी आए हैं। देखिए ऐसा है, हमारे यहाँ कांग्रेस में ऐसा नहीं है कि वो आ रहे हैं कि वो अपनी ताकत दिखा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस लोगों ने तो कह दिया ना कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ। भाई मुझे डॉक्टर हरक सिंह रावत ने भी कहा और हरीश रावत जी ने भी कहा। देखिए ऐसा है, हर कोई कहता है। अब कल मैं भी कहूँगा कि मैं भी चुनाव लड़ना चाहता हूँ, लेकिन हमारे यहाँ जिसे पार्टी कर देती है, सभी लोग पार्टी में उसका काम करते हैं। पार्टी जिसे भी हाईकमान, जिसे भी लोकसभा में टिकट देगी, हर एक कार्यकर्ता उसके लिए काम करेगा। आपका तो कोई पसंदीदा नेता होगा ना, क्योंकि आपने बोला पार्टी आप नहीं छोड़ेंगे, पार्टी के साथ खड़े रहेंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ पसंदीदा इन दोनों में से नेता कौन है? देख लिए ऐसा है, मेरे पसंदीदा कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस के राहुल गांधी हैं। नहीं, मेरी बात समझिए। मैं इन दो नेताओं, देखिए अभी आपने कहा कि मैं खुल के अपनी बात रखता हूँ, मैं समझता हूँ कि आप अपनी बात खुल के रखेंगे। जो दो नेताओं की मैं जिक्र कर रहा हूँ, उन दो लोगों में से कौन पसंदीदा है आपका? देखिए ऐसा है, मैं दोनों को ही पसंद करता हूँ। हरीश रावत जी को भी, हरक सिंह जी को भी, प्रीतम सिंह जी को भी, मैं सभी पसंद करता हूँ। पार्टी जिसे भी टिकट देगी उसी के लिए कार्यकर्ता काम करेगा। आपने तो मैच टाई करा दिया। मैं सोच रहा था आप कोई तो जीतेगा, किसी के समर्थन में कोई बात बोलेंगे तो कोई तो खुश होगा। देखिए आपने तो मैच ही टाई करा दिया, आप दोनों आपस में फिर लड़ते रहेंगे। देखिए ऐसा है, हमारा तो काम भैया वोट देना है। कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे, कांग्रेस के लिए काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस यूथ कांग्रेस के मशाल यात्रा की शुरुआत हुई चंद्रशेखर चौक से, और IIT का ये जो सेंचुरी गेट है, इस गेट पर इस यात्रा को समाप्त कर दिया गया है। और इस बीच जिन लोगों से चर्चा हुई, उन लोगों वो सारी इन्फॉर्मेशन आपने सुनी। अब ये सोचने वाली बात है, जो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव है, कि क्या ये सारी चीज़ें सिर्फ चुनाव के वक्त होती हैं या चुनाव से पहले भी ये मुद्दे नज़र आनी चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मजबूत विपक्ष नहीं होगा तो शायद वो समस्याएं उतने मजबूती से कोई नहीं उठा पाता। तो देखना ये होगा कि आगे चल करके 2024 के चुनाव में क्या होता है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए भी ये सारी चीज़ें डेवलप करने की बात की जा सकती है। बहुत सारे पर्सपेक्टिव में सारी बातें आप द न्यूज़ ऑनलाइन नेटवर्क पर देखेंगे। बने रहिए और देखते रहिए द न्यूज़ ऑनलाइन नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।